हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम बात करेंगे आपकी आईबीओ की यूनिट 13 के बारे में, जिसका नाम है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे हम देखते हैं कि इसका था क्या कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो इंटरनेशनल लेवल पे आपके फाइनेंस को, आपके पेमेंट को रेगुलेट कर सके, स्टैंडर्डाइज कर सके। तो इसमें हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। और इसमें नॉर्मली आपके दो आते हैं, एक आता है आपका आईएमएफ और सेकंड आता है आपका वर्ल्ड बैंक। तो स्टार्टिंग देखते हैं कि इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो सबसे पहले आता है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड इज अ मोनेटरी इन विच ईच कंट्री फिक्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो इसमें क्या था कि हर कंट्री ने अपनी जो वैल्यू है करेंसी की, उसको किसका कंपैरिजन फिक्स कर रखा था? गोल्ड के कंपैरिजन। क्या कह रखा है? गोल्ड, कंपैरिजन ऑफ गोल्ड। तो इनकी हर किसी कंट्री की जो करेंसी थी उसकी एक वैल्यू थी, किसके हिसाब से? गोल्ड के हिसाब से। तो एग्जांपल देख सकते हैं, 1 आउंस ऑफ गोल्ड इक्वल टू 100 रुपीज़। ये इंडिया का ले रहे हैं कि इंडिया ने अपनी करेंसी को इस वैल्यू पे फिक्स किया होगा। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, 1 आउंस ऑफ गोल्ड इक्वल टू $20। तो इसमें दे रखा है कि इंडिया ने अपनी करेंसी को फिक्स किया कि आप 100 रुपीज़ में 1 आउंस गोल्ड खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। लेकिन जो अमेरिका ने अपनी, कह सकते हैं, करेंसी को फिक्स किया, उसने क्या, आप $20 में 1 आउंस खरीद सकते हैं। तो इसने हर कंट्री ने अपनी करेंसी को गोल्ड के हिसाब से फिक्स कर दिया था। तो इसमें हम इनका एक्सचेंज रेट निकाल सकते हैं रुपी और डॉलर का, कि 100 रुपीज़ इक्वल टू $20। क्योंकि 100 रुपीज़ में भी आपको 1 आउंस गोल्ड ही मिल रहा था और 20 रुपीज़ डॉलर में भी आपको 1 आउंस गोल्ड ही मिल रहा था। तो इस तरह हमारी ये जो पहला स्टैंडर्ड था, या पहली हमारी, कह सकते हैं, कोई मॉनेटरी पॉलिसी थी जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे काम किया करती फॉर द पेमेंट और एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। द गोल्ड एक्सचेंज रेट क्रिएटेड अ फिक्स एक्सचेंज रेट। अब जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो हमारा एक्सचेंज रेट था, ये एकदम क्या था? फिक्स था। ये नहीं था कि ये आपका आज अगर आपका डॉलर 70 रुपये है तो कल आपका 80 रुपये हो जाए, या हो सकता है कल आपका 35 या 40 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाए। इसमें आपके जो फ्लक्चुएशंस थे, आपका जो एक्सचेंज रेट था, डाउनफॉल रहा करता, वो नहीं हुआ करता। इसमें आपका एक फिक्स अमाउंट या एक फिक्स वैल्यू आपने सेट कर दी थी अपने एक्सचेंज रेट के लिए। दूसरा था इजी कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसीज इनटू अनदर करेंसीज। अब जब आपने सभी ने अपनी करेंसीज को गोल्ड के कंपैरिजन कन्वर्ट कर रखा है, उसकी एक वैल्यू फिक्स कर रखी है, तो आप इजीली ही अपनी करेंसी को किसी भी अदर कंट्रीज की करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या स्टैंडर्ड था? हर करेंसी ने अपनी करेंसी को गोल्ड के बराबर, कह सकते हैं, कि वैल्यू कर रखी थी। आपको वो अपने गोल्ड के हिसाब से करेंसी को एक्सचेंज कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट वर ऑलवेज करेक्टली बिकॉज द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज फिक्स। अब हमारा, कह सकते हैं, बीओपी में प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? जब आपकी करेंसी की वैल्यू ऊपर जाए या डाउन जाए, या कह सकते हैं आपकी डिमांड और सप्लाई इफेक्ट करें। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है तो आपका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होने लगता है। लेकिन आपकी जब करेंसी की जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट होती है, बढ़ती है, तो आपका एक्सपोर्ट कम होता है। तो जो करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है, ये हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को इफेक्ट करता है। और फिर ये किस चीज़ को इफेक्ट करता है? इनडायरेक्टली हमारे बीओपी को। तो इसमें क्या था, बीओपी आपका हरदम करेक्ट रहा करता, हरदम बैलेंस रहा करता, क्योंकि इसमें एक्सचेंज रेट की कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती। This system is collapsed in 1940 during World War because the countries depreciate their value for more exports। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका फंक्शन था, आपका गोल्ड स्टैंडर्ड, ये क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि जब आपका वर्ल्ड वॉर हुआ तो वहाँ पर अब हर कंट्री अपने आप को सिक्योर करना चाह रही थी, अपने इकोनॉमी को सेव करना चाह रही थी। तो उन सभी ने अपना जो प्राइस था आगे रिगार्ड टू गोल्ड, उसे डाउन कर दिया। अपनी करेंसीज का जो वैल्यू थी उन्होंने डेप्रिशिएट कर दी, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर सके अदर कंट्रीज़ में। लेकिन ये क्या कि हर कंट्री ने ऐसा ही कर दिया कि अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे ले आई। अब जब हर कंट्री वही काम कर रही है तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा। इसीलिए हमारा ये सिस्टम, कह सकते हैं, कि ख़त्म हो गया या कोलैप्स कर गया, हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड। इसके बाद आता है हमारा ब्रेटन वुड सिस्टम। तो ये कहाँ से आया? आफ्टर वर्ल्ड वॉर यूके एंड यूएस ट्राई टू रीबिल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब जब आपका वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो आपने देखा कि आपका गोल्ड स्टैंडर्ड आपका कोलैप्स हो गया, या कह सकते हैं ख़त्म हो गया। क्योंकि हर कंट्रीज ने अपनी करेंसी को डिवेल्युएट कर लिया, अपनी करेंसीज की वैल्यू कम कर लिया, एक्सपोर्ट के
रीजन से, लेकिन जब हर कंट्री एक्सपोर्ट ही करेगी तो आपका इंपोर्ट कौन करेगा, तो इसलिए वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इसमें क्या था, अ कॉन्फ्रेंस वार ऑर्गेनाइज्ड इन 1994 बाय द यूएन नेशंस इन अ टाउन नेम ब्रिटेन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर यूएसए। अब 1994 में यूएस और यूके की जो नेशंस कंट्रीज थी, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को दोबारा रिबिल्ड करने के लिए, उसको स्ट्रक्चर को फिर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या इकोनॉमी को फिर से स्टैंड करने के लिए एक मीटिंग रखी। कहाँ पर, 1994 में यूनाइटेड नेशंस के एक टाउन में जिसका नाम था ब्रिटेन वुड्स इन हैम्पशायर, जो कि आपका यूएसए में आता है। दिस कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम दैट इज नोन एज ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। और इस कमेटी में, इस कॉन्फ्रेंस में एक नए सिस्टम को स्टार्ट किया गया है, कह सकते हैं नए सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया, जिसको क्या नाम दिया गया, ब्रिटेन वुड सिस्टम। तो आपका ये नाम कहाँ से पड़ा, क्योंकि ये आपकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ब्रिटेन वुड में हुई थी, तो वहीं के उस जगह के नाम से इसका नाम पड़ा ब्रिटेन वुड सिस्टम। इसमें कह सकते हैं आपकी 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया या साइन करे या इसके मेंबर बने स्टार्टिंग में। इन दिस सिस्टम एवरी कंट्री करेंसी इज कन्वर्टेबल इन द फॉर्म ऑफ यूएस डॉलर एंड यूएस डॉलर इज सिंगल करेंसी हु कन्वर्ट इन गोल्ड रिजर्व। अब हमारे पास इससे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड में हर कोई अपनी करेंसी को गोल्ड के कंपैरिजन कन्वर्ट करा करता, लेकिन क्योंकि अब वो तो फेलियर हो चुका था हमारा, तो अब हम गोल्ड के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते थे। तो यहाँ पर क्या किया कि आपके यूएस डॉलर को एक कह सकते हैं यूनिवर्सल करेंसी के रूप में उन्होंने माना, और अदर कंट्रीज जितने भी मेंबर्स थे उन सभी ने अपनी करेंसी की जो वैल्यू थी वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन कन्वर्ट करी। अब कह सकते हैं कि जैसा आज भी हम देखते हैं कि 1 रुपये इक्वल टू कितना है आपका, शायद 70 या 72 डॉलर चलता है, कि आपका $1 इंडिया के 72 रुपीज़ के इक्वल है। ऐसे ही आपका पाउंड भी काम करता है। तो जो आज हम करंट में यूज़ कर रहे हैं पॉलिसी, वो काफ़ी हद तक इसी से अपडेट हुई है, या कह सकते हैं इसी का मॉडिफाई वर्जन है जो हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी हद तक। तो उन सभी कंट्रीज़ ने अपनी करेंसीज को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करा, उसका एक्सचेंज रेट बनाया, और सिर्फ एक यूएस डॉलर फिर क्या करता था, वो अपनी करेंसी को गोल्ड के रिजर्व के हिसाब से कन्वर्ट करा करता। तो इसमें यूएस डॉलर की जो वैल्यू हुआ करती वो गोल्ड रिजर्व के हिसाब से हुआ करती, या गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट हुआ करती। यूएस डॉलर इज यूज्ड फॉर ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो इसमें क्या हुआ, जब हर कंट्री ने अपनी करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, अपना एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट करा, तो इंटरनेशनल सारी ट्रांजैक्शंस किसके हिसाब से होने लगी, यूएस डॉलर में। लेकिन जो करेंसी थी तो किसी एक ही कंट्री की, जब आप एक ही कंट्री की करेंसी को ओवरऑल वर्ल्ड यूज़ करोगे, ट्रांजैक्शन में यूज़ करोगे, उसका आप कह सकते हैं फाइनेंशियल यूज़ कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्या होगा, वो करेंसी कहीं ना कहीं किसी हद तक जिस कंट्री की करेंसी है, वो होम कंट्री जो उसकी है, वो तो उसकी शॉर्टेज को फेस करेगी, क्योंकि उसकी करेंसी क्या है, हर बाहर देशों में जा रही है, उसके पास तो बच नहीं रही, क्योंकि अब जब ओवरऑल वर्ल्ड उसी को यूज़ करेगा तो उसका जो रिसोर्स था करेंसी का वो ख़त्म होने लगा। ड्यू टू सिंगल करेंसी फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशंस यूएस फेस द शॉर्टेज ऑफ यूएस डॉलर रिजर्व्स एंड डेफिसिट इन बीओपी। अब वही वाइन में कि जब ओवरऑल वर्ल्ड या कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे यूएस डॉलर का यूज़ होने लगा, तो यूएस के पास यूएस डॉलर्स के रिजर्व कम होने लगे, और जिससे उनके बीओपी में डेफिसिट हो गया। अब उन्होंने देखा कि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट चल रहा है वो डेफिसिट हो रहा है, माइनस में चल रहा है। तो उन्होंने देखा क्योंकि अगर यही पॉलिसी हम आगे भी चलाते हैं, हर कंट्री अपनी करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके उससे ही आप कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, तो उनका जो रिजर्व है यूएस के पास डॉलर्स का वो ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने इस पॉलिसी को सस्पेंड कर दिया, और इसी की वजह से या इसी रीजंस की वजह से 1973 में आपकी ये पॉलिसी भी या ये सिस्टम भी कोलैप्स हो गया। अब इसके बाद हमें फिर से कोई नया सिस्टम चाहिए था, कि फर्स्ट आपका गोल्ड स्टैंडर्ड, उसमें गोल्ड को फिक्स किया करते, लेकिन वो भी वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई, अदर कंट्रीज़ ने अपनी वैल्यू को डिवेल्युएट करा, डिक्लाइन किया, उसकी वजह से वो आपका कह सकते हैं ख़त्म हुआ, कोलैप्स हुआ। फिर आपका ब्रिटेन वुड्स आता है, लेकिन इसमें आपकी सिंगल करेंसी थी जो आपके ट्रांजेक्शन्स में यूज़ होती थी इंटरनेशनल लेवल पे, तो यूएस के पास उसके रिजर्व ख़त्म होने लगे, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड उसी को यूज़ कर रहा था, तो वो भी आपके कोलैप्स हो गया। अब आता आपका थर्ड, जो हम पढ़ते हैं या आज के टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम में वर्किंग है, वो आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, रिहेबिलिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी वाज अ मेजर कंसर्न ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब आपका जो वर्ल्ड वॉर II था, आप देख सकते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर II हुआ तो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को लॉस हुआ था, और ये किसी एक
कंट्री को स्पेसिफिक नहीं हुआ था, ओवरऑल वर्ल्ड में लॉस हुआ था इकोनॉमिक और फाइनेंशियली हर तरह से। तो उस टाइम पे इकोनॉमी को फिर से स्टैंड करना सबसे बड़ा कह सकते हैं मेजर कंसर्न था इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का। एज अ रिजल्ट ऑफ war द एंटायर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड पेमेंट मैकेनिज्म्स वाज सैटर्ड। मतलब क्या था, आपका जो पेमेंट का मैकेनिज्म था, जो आपका सिस्टम था पेमेंट का इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारा सिस्टम आपका ख़त्म हो गया, या कह सकते हैं बुरी तरह से बर्बाद हो गया आपका। Towards the close of the World War II in 1994, the major Western governments met in Bretton Woods, New Hampshire, to rehabilitate the international institutions that were needed to restore economic stability and grow in world trade। तो आपका वर्ल्ड वॉर टू के बाद कुछ वेस्टर्न गवर्नमेंट्स फिर से कहाँ मिली, ब्रेटन वुड्स में ही मिली, न्यू हेमिस्फीयर में। किसके लिए, कि आपका जो कोई एक नए इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि आपकी इकोनॉमी को फिर से रिस्टोर कर सके और आपके वर्ल्ड ट्रेड को ग्रो कर सके। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग्स द IMF एंड द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, वर सेट अप इन 1945। अब जब वो मीटिंग हुई 1944 में हुई थी, आपकी जो मीटिंग आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड्स में, वहाँ पर आपके दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी गई कि एक आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होना चाहिए जो आपकी कह सकते हैं एक्सचेंज रेट्स को रेगुलेट करे, और दूसरा होना चाहिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे कि आज के टाइम पे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, जो आपके गरीब नेशंस को या डेवलपिंग नेशंस को हेल्प करे उनकी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में। On 1947, the IMF begins its financial operation। अब क्या हुआ, 1944 में आपकी कॉन्फ्रेंस हुई, डिसाइड हुआ कि वो एस्टेब्लिश करेंगे। 1945 में इनका एस्टेब्लिशमेंट हो गया इन दोनों का, और 1947 से IMF ने अपना काम शुरू कर दिया, या कह सकते हैं वर्किंग कंडीशन में आ गया। तो करंटली 189 कंट्रीज हैं मेंबर ऑफ IMF। इसका जो हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन DC में है। अब देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे IMF के। टू प्रमोट द इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। क्या है, आपको प्रमोट करना है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, मतलब आपका एक सहयोग बढ़ाना है। जो आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एक दूसरी कंट्री से पेमेंट करते हैं, कोई भी टर्म जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड होती है, इकोनॉमी से रिलेटेड होती है, उनके बीच में सहयोग बढ़ाना या कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। To promote exchange stability and orderly exchange arrangements and facilitate the avoidance of competitive currency depreciation। अब इन्होंने क्या किया, टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी। IMF का काम क्या है कि आपका जो एक्सचेंज रेट होता है उसे एक फिक्स करना, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म देना, कि जिससे कोई करेंसी, कोई कंट्री कह सकते हैं लॉस में ना जाए, BOP को फेस ना करे। क्योंकि अगर आपकी करेंसीज फिक्स नहीं है, उनका एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं है, तो हो सकता है कि वो रैंडमली फ्लक्चुएट कर जाएं या उनके प्राइस काफ़ी हाई चले जाएं, तो वहाँ पर आपके इंटरनेशनल में ट्रेड में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या था इसका, टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर एक्सचेंज अरेंजमेंट। आपने आपके एक्सचेंज अरेंजमेंट्स को इन्होंने स्टेबल किया। टू फैसिलिटेट द ग्रोथ बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टू फैसिलिटेट द बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इन्होंने क्या किया, आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसको ग्रोन करने के लिए कह सकते हैं कि उसे वो स्ट्रक्चर दिया, वो इन्वायरमेंट दिया, जिससे आपका इंटरनेशनल ट्रेड ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो हम फोर्थ देखते हैं, टू सीक रिडक्शन इन बोथ द ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रीपेमेंट एंड इम्बैलेंसेस। टू सीक रिडक्शन इन द बोथ ड्यूरेशन। अब जो आपकी जो पेमेंट्स रहा करती है वो अटक जाया करती है, या आपको टाइम ज़्यादा लगा करता है, डिले हो जाया करता है, तो उसको इन्होंने कम किया। रूल्स रेगुलाइंस और क्या सकते हैं गाइडलाइंस बनाई पेमेंट से रिलेटेड, कि अगर अब आप कोई पेमेंट्स करते हैं तो आपके उसमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो उसको ये सॉल्व करेंगे। टू मेक फाइनेंशियल रिसोर्सेज available for members on a temporary basis with the adequate safeguard to correct their BOP imbalance। To make financial resources available। अब आपकी जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, अगर उनके BOP में कोई इम्बैलेंस आता है, डिसइक्विलिब्रियम आता है, तो उन्हें एक टेम्परेरी बेसिस पे कह सकते हैं कि ये रिसोर्स प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है, जिससे कि अपने वो शॉर्ट टर्म जो कह सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम हुआ है BOP में, या शॉर्ट टर्म लॉस हो रहा है, उसको रिकवर कर सकें। ये तो हमारे थे ऑब्जेक्टिव्स किसके, IMF के।
अब देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। नॉर्मल 4 बेस पे काम करता है हमारा आईएमएफ। फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक सर्विलेंस। आईएमएफ प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन एवरी इकोनॉमीज। क्या करता है ये, एक आपकी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है हर इकोनॉमीज की ऑन द मेंबर कंट्रीज एंड गिवन टू देम। The idea here is to prevent a crisis to some extent before it's actually occurs। आपकी हर इकनॉमी पे नज़र रखता है, उनके ट्रांजेक्शन्स है, उनकी पॉलिसीज़ है, उन सब पे एक रिपोर्ट तैयार करता है ईयर बाय ईयर, और उन मेंबर कंट्रीज़ को रिपोर्ट देता है तैयार करके। जिससे क्यों देता है, क्योंकि ये आपका बहुत इंटरनेशनल लेवल पे या कह सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। तो ये आपके जो हो सकता है इन फ्यूचर कोई ऐसा क्राइसिस होने वाला है या कोई चांस हो पे क्राइसिस होने के आपकी कंट्री में, आपके नेशन में, तो उन चीज़ों को ये पहले से ही भांप लेता है, या कह सकते हैं आपको पहले से ही एक एडवाइस दे सकता है कि आपकी कंट्री में ऐसा हो सकता है, आप इसके अगेंस्ट या इस पॉलिसी के अगेंस्ट अपने आप को चेंज करो या इस चीज़ को अपना अपडेट करो। तो एक चीज़ कह सकते हैं कि उन्हें एडवांस में नॉलेज देता है या पहले ही बता देता है कि ऐसा कुछ होने वाला है आपकी कंट्री में रिलेटेड टू क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस। Technical assistant and economic training. They provide training and support techniques to what they do recover their financial crisis। अब अगर किसी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तो ये उन्हें ट्रेनिंग देता है और सपोर्ट भी देता है कि वो उस फाइनेंशियल क्राइसिस को किस तरह रिकवर कर सके। मतलब उनकी पॉलिसी बनाने में हेल्प कर सकता है, या पॉलिसी को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है आपको, वो कर सकता है आपका आईएमएफ या करता है। गिविंग लोन्स टू कंट्रीज विद देयर फाइनेंशियल क्राइसिस। अब जो उन्हें लोन देता है ये किन कंट्रीज़ को फाइनेंशियल क्राइसिस में, जो आप कह सकते हैं बीओपी सफ़र कर रही हैं, फेस कर रही हैं, आपका डिसइक्विलिब्रियम हो चुका है। तो आईएमएफ हैज़ टिल नाउ गिवन लोन ऑफ अबाउट $180 बिलियन टू मेंबर कंट्रीज ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर अब आपकी इकोनॉमी है, कह सकते हैं कि कोई क्राइसिस हो गया इकोनॉमिक और आपकी कंट्री काफ़ी लॉस में हो चुकी है, बीओपी आपका डाउन जा चुका है, आपकी इकोनॉमी एकदम लो लेवल पे पहुंच चुकी है, तो उस कंडीशन में जब आपकी इकोनॉमी अच्छी ना हो या कह सकते हैं लॉस में चल रही हो, तो उस कंडीशन में ये उन कंट्रीज़ को लोन भी देता है उनकी इकोनॉमी को सुधारने के लिए या उनके फाइनेंशियल क्राइसिस को रिकवर करने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, जैसा भी हमने ऊपर ही बात करी कि फाइनेंशियल क्राइसिस को सुधारने के लिए, तो वैसे ही हमारा बीओपी भी आता है कि इन कंडीशन ट्रेड डेफिसिट द आईएमएफ हेल्प टू कंट्री टू सर्वाइव एंड मैनेजिंग सच कंडीशंस या सच सिचुएशंस। अब अगर कोई कंट्री आईएमएफ के थ्रू उसकी मेंबर है, तो अगर उस कंट्री में कोई डेफिसिट होता है तो आईएमएफ उसे लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करता है, किसके लिए, रिकवर करने के लिए, अपने जो कह सकते हैं ट्रेड डेफिसिट हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, या उसका जो बीओपी है वो डिसबैलेंस चल रहा है। अब फाइनेंशियल रिसोर्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में देख लेते हैं हम, जो कि आईएमएफ है तो इसके पास पैसा कहाँ से आता है, फंड कहाँ से रेज करता है, क्योंकि ये तो हमने देखा कि हर कंट्रीज़ को फंड प्रोवाइड कर रहा है उन्हें स्टेबल करने के लिए, उन्हें इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, लेकिन वो फंड आएगा कहाँ से। तो दो तरीके से इसके पास फंड आता है। फर्स्ट होता है आपका सब्सक्रिप्शन और दूसरा होता है आपका बोरोविंग। तो सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि एवरी मेंबर हैव अ पे टू सम अमाउंट टेक बेनिफिट ऑफ आईएमएफ पॉलिसीज एंड बिकम अ मेंबर ऑफ आईएमएफ। अब जो कंट्री आईएमएफ का मेंबर बनना चाहती है या इनकी पॉलिसीज़ का बेनिफिट उठाना चाहती है, तो उसे कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है आईएमएफ को एज अ सब्सक्रिप्शन फीस। दिस सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज इक्वल अकॉर्डिंग टू देयर कोटा। अब क्या होता है कि आपका सब्सक्रिप्शन उतना ही होगा जितना आपका कोटा है आईएमएफ में, या कह सकते हैं आपका वोटिंग शेयर या आपका वोटिंग राइट। आपका जितना वोटिंग राइट होता है आईएमएफ के अंदर, उसी के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ती है, सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। Who have more right and they should pay more subscription। अब जिस कंट्री के पास ज़्यादा राइट है, कह सकते हैं जो डोमिनेंट है इस आईएमएफ के अंदर कंट्रीज, उन्हें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। द सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज पेड इन 2 पार्ट्स। अब आपका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है उसे 2 पार्ट में पेमेंट करना होता है आपकी कंट्रीज़ को, मेंबर कंट्रीज़ को, आईएमएफ को। तो होम कंट्री और एसडीआर 5 कंट्रीज, ये 2 तरीके से आपकी पेमेंट होती है। एक होती है आपकी होम करेंसी। आप एग्जांपल पे ले सकते हैं, अगर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट मेंबर बनती है, वैसे तो इंडिया पहले से इसकी मेंबर है, अगर अब इसकी मेंबरशिप लेती है तो इंडिया को कुछ करेंसी या कुछ सब्सक्रिप्शन अमाउंट अपनी होम कंट्री मतलब रुपी में देना पड़ेगा और कुछ अमाउंट एसडीआर की फॉर्म में देना पड़ेगा। और एसडीआर क्या होता है,
करेंसी ऑफ 5 नेशन वैलिड बाय IMF। कुछ नेशंस की करेंसीज को IMF ने वैलिड किया है, आपको उन करेंसीज में बाकी पेमेंट देनी पड़ती है। तो कोटा इज रिवाइज्ड एवरी 5 ईयर। अब जो इसका अमाउंट होता है या सब्सक्रिप्शंस का चार्ज होता है वो हर 5 साल में रिवाइज होता है। ये तो था कि आपका जब एक तरह से फीस लेगा IMF आपको उसका मेंबर बनने के लिए या उसकी पॉलिसीज को बेनिफिट उठाने के लिए एज अ सब्सक्रिप्शन चार्ज। दूसरा होता है आपका बोरोविंग। बोरोविंग क्या होता है? जब हम किसी से लोन लें या किसी कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए बोरोविंग करते हैं कैश को या मनी को। द IMF is authorized to supplement its ordinary resource by borrowing from official entities as well as private sources। अब क्या है, IMF ऑथराइज है कि वो प्राइवेट सोर्सेज से और गवर्नमेंट सोर्सेज से दोनों से बोरोविंग कर सकती है। अंडर द जनरल एग्रीमेंट टू बोरो, GAB जिसे हम कहते हैं, IMF entered into agreement initially in 1962 and revised from time to time। अब जो एग्रीमेंट इसने बनाया इनिशियली 1962 में और उसे टाइम टू टाइम रेगुलेट करती रहती है, किसके लिए था? जनरल एग्रीमेंट टू बोरो। For further supplements the resources on January 27, 1997, IMF decided to establish a न्यू एग्रीमेंट फॉर बोरोविंग। अब क्या किया कि 1997 में IMF ने सोचा कि अब उसे डिसाइड करा कि अब उसे एक नया एग्रीमेंट तैयार करना है, नई एक इंस्टीट्यूट दोबारा से एस्टेब्लिश करना है। किसके लिए? एग्रीमेंट फॉर बोरोविंग, कह सकते हैं कि न्यू एग्रीमेंट फॉर बोरोविंग। तो उसने एक नया एग्रीमेंट बनाया, किसके लिए? बोरोविंग के लिए, या अदर कंट्रीज से या नेशंस से या पब्लिक सेक्टर से लोन को बोरो करने के लिए। इन एडिशन टू गैप, ये किसके साथ हुआ? आपका जो ऊपर था जनरल एग्रीमेंट टू बोरो, उसके साथ ये भी आपका ऐड कर दिया गया। द अमाउंट ऑफ पोटेंशियली अवेलेबल अंडर द NAB विल बी अप टू SDR $34 billion, which will also be the maximum combined amount under the GAB and NAB। अब आपका जो अवेलेबल है इनके पास, या कह सकते हैं इनके पास जो लोन अमाउंट अवेलेबल है किसी भी कंट्रीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, टोटल जो इनका रिजर्व है वो कितना है आपका? $34 बिलियन है, GAB और NAB का कंबाइन करके। अब देखते हैं हम कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस कि IMF के फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या क्या है, किस तरह वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है अदर कंट्रीज़ को या मेंबर नेशंस को। तो पहला है आपका रिजर्व ट्रेंची ड्रॉइंग। It is a portion of the required quota of currency each member country must provide to the IMF that can be utilized for its own purpose without a service fees। It is basically an emergency account that IMF member can access at any time without agreeing to conditions or paying a service fee। अब क्या था कि जितना आपने कोटा दिया था, जितना आपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिया था, उसके अंदर आप उस अमाउंट को किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, किसी सर्विस फीस को दिए बिना, या कह सकते हैं बिना किसी कंडीशंस के। आप जब चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं अपने एज अ इमरजेंसी अकाउंट के रूप में। तो कह सकते हैं कि आपका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है, सब्सक्रिप्शन जो आप पे करते हैं, वो आपका एक इमरजेंसी रिजर्व या इमरजेंसी अकाउंट की तरह ट्रीट होता है और उसका हम जब चाहें यूज़ कर सकते हैं और बिना किसी सर्विस फीस को दिए IMF को। दूसरा होता है आपका क्रेडिट ट्रेंची फैसिलिटी। इन दिस पॉलिसी द IMF मेक्स अ क्रेडिट फैसिलिटी इन 4 ट्रेंचीज ईच इक्वल टू 25 ऑफ द मेंबर्स कोटा। अब इसमें ट्रेंची का मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं टर्म्स है, या 4 टाइम्स कह सकते हैं हम, कि ट्रेंचीज को कह सकते हैं हम टाइम्स या पोर्शन, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप। इन दिस पॉलिसी द IMF मेक्स अ क्रेडिट फैसिलिटी इन 4 ट्रेंचेस। अब इसमें IMF उस मेंबर नेशन को 4 किस्तों में या 4 पार्ट्स में लोन देता है और 25% ऑफ मेंबर कोटा। और जो उसका 25% किसके इक्वल होता है? मेंबर कोटा के। कह सकते हैं कि उसका जो पूरा लोन अमाउंट था उसे वो 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और 25% आपका जो इक्वल होता है मेंबर कोटा के हिसाब से होता है उसका अमाउंट। For the first tranche purchases, members are required to demonstrate reasonable efforts to overcome their BOP
डिफ़िकल्टीज़। अब क्या होता है कि जब आप पहली ट्रांच या पहली इंस्टॉलमेंट आईएमएफ से लेते हैं इस लोन की, तो आपको दिखाना पड़ता है या शो करना पड़ता है आपका रीजनेबल एफर्ट टू ओवरकम देयर बीओपी डिफ़िकल्टीज़, कि आप उस पैसे को या उस फंड को किस तरह यूज़ करोगे अपने बीओपी से रिकवर करने में या बीओपी को फिर से स्टेबल करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, दिस असिस्टेंस कवर पीरियड 1 to 5 ईयर एंड फोकस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 से 5 साल का होता है इस लोन का, और ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ पे के लिए दिया जाता है या उन पे वर्क करता है। इसमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ आती है, फिजिकल पॉलिसीज़, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़, एम टू प्रोवाइड कपिंग बीओपी डिफ़िकल्टीज़। और ये सब क्यों होती हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारा जो बीओपी होता है वो क्राइसिस में जाता है या डेफिसिट होता है। तो इन सब को आपका पॉलिसीज़ को मेन फोकस करता है ये लोन क्रेडिट ट्रांची फैसिलिटीज़, जिसके थ्रू आपकी बीओपी फैसिलिटीज़ को या डिफ़िकल्टीज़ को कम किया जा सकता है। थर्ड आता है आपका एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। अब आपने किसी कंट्रीज़ ने इससे लोन ले रखा है तो इस फैसिलिटी के अंदर उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको ये बढ़ा देते हैं कंपैरिजन टू एग्रीमेंट। हो सकता है कि एग्रीमेंट में आपका जो ड्यूरेशन रहा हो 2 साल का है, लेकिन अब आपका एग्रीमेंट इसको एक्सटेंड करके 3 साल या 5 साल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बफर स्टॉक फाइनेंशियल फैसिलिटी। इसके बारे में हमने पिछले यूनिट में ही पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारी पिछली यूनिट कमोडिटी एग्रीमेंट्स में जाकर इसे पढ़ सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। Under the facility, the fund provides resources to help finance contribution to अप्रूवल बफर स्टॉक। तो इसमें क्या करते हैं, जो आपका बफर स्टॉक में कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे थे नेशन फाइनेंशियली, ये उनको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करता है। किनको, जो फाइनेंस कंट्रीब्यूशन कर रहे थे अप्रूवल बफर स्टॉक के अंदर। क्योंकि जब आपका बफर स्टॉक करोगे तो उसके रूल्स रेगुलेशंस उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की यूज़ हुआ करती, नीड हुआ करती, जो उन नेशंस को जिन्होंने उसे मेंटेन किया करते, अगर इन कंडीशन उन्हें नीड होती है लोन्स की, कैश की या फाइनेंस की, तो ये उन्हें भी प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल एडजस्टेबल फैसिलिटी। अंडर दिस फैसिलिटी रिसोर्सेज आर प्रोवाइड टू low developing member facing BOP disequilibrium problems. A member country has a prepared 3-year plan with the assistance of IMF and World Bank repay after 5.5 year to 10 year. अब इसमें क्या करते हैं ये कि रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड टू लो डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें जिनके पास रिसोर्स अवेलेबल होते हैं आईएमएफ के पास, वो किसे देता है, किसे प्रोवाइड करता है, लो डेवलपिंग मेंबर्स को। किसके लिए, कि जिससे वो अपने जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम की, उसको रिकवर कर सकें। तो इसके लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मिल के उस कंट्री के साथ 3 ईयर का प्लान बनाते हैं, या कह सकते हैं 3 ईयर्स की पॉलिसीज़ को प्रिपेयर करते हैं, जिससे वो कंट्रीज़ अपने बीओपी डिसइक्विलिब्रियम को रिकवर कर सके इजली। इसका जो रीपेमेंट टाइम होता है या उसे कब पे करना है, आपका 5.5 से 10 साल के बीच का इसका टाइम होता है। नेक्स्ट आता है आपका एनहेंसमेंट स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। दिस फैसिलिटी सपोर्ट टू स्ट्रॉन्ग एडजस्टमेंट मेजरिंग एमिंग टू फोस्टर ग्रोथ एंड टू स्ट्रेंथ बैलेंस्ड ऑफ पेमेंट पोजिशंस। द ESAP, जिसे हम कह सकते हैं एनहेंसमेंट स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट फैसिलिटी, has been replaced by poverty reduction and growth facility in 1999. इस पॉलिसी में कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग मेजर्स पे काम करती है या उन चीज़ों के लिए आपको लोन देती है जिससे आपकी जो इकोनॉमी है या आपका नेशन है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करे, या स्ट्रांगली आपकी जो ग्रोथ लेवल है या आपका जो चार्ट चल रहा है, आप जो स्पीड है उसको बढ़ाया जा सके। और इसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी से 1999 में इसे रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटी। दिस फैसिलिटी कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1990 टू अप्रैल 1995. इट वाज डिजाइन्ड टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू ट्रांजिशन इकोनॉमीज एक्सपीरियंसिंग सीवर डिसरप्शन ऑफ देयर ट्रेड एंड पेमेंट एग्रीमेंट्स। अब इसमें उन कंट्रीज़ को, उन मेंबर कंट्रीज़ को हम लोन प्रोवाइड करते हैं या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने कह सकते हैं कि लॉस लिया है, या कह सकते हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है किसके अंदर, ट्रेड एंड पेमेंट एग्रीमेंट्स के अंदर, जो इंटरनेशनल लेवल पे होने थे। हो सकता है किसी कंट्री का ट्रेड था, उसकी पेमेंट थी आनी थी लेकिन वो अटक चुकी है या किसी रीज़न से अभी नहीं हो पा रही है,
और लेकिन उस कंट्रीज़ को पेमेंट की नीड है, तो उस कंडीशंस में भी ये उन कंट्रीज़ को लोन या कह सकते हैं रिसोर्सेज अवेलेबल करवाता है। इसका जो टाइम पीरियड है रीपेमेंट का 4.5 से 10 साल का आपका पीरियड है। तो अब हम देखते हैं, हमने भी बात करी थी एसडीआर के बारे में कि जब आप बोरोविंग करते हैं आईएमएफ तो किस फॉर्म में लेता है। आप होम कंट्री करेंसी लेता है कुछ, और कुछ लेता है वो एसडीआर की फॉर्म में, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है एसडीआर। तो इसे हम थोड़ा डीप एक्सप्लेन करते हैं या देखते हैं क्या होता है ये। एसडीआर इज अ इंटरनेशनल रिजर्व क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969। अब जैसा कि नाम है इसका, स्पेशल ड्रॉइंग रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग रिजर्व राइट्स, सॉरी इसका जो आपका आएगा, ओके। तो इसमें नॉर्मली हम अगर एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि स्पेशल ड्राइंग राइट, तो मतलब ऐसा कोई राइट है जो हमें किसी चीज़ को निकालने की या बोरो करने की परमिशन देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अपने नाम से काफ़ी अलग है। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक रिजर्व बनाया है आईएमएफ ने 1969 में टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। अब आईएमएफ को कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए था, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए था जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके आपके एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, या आपकी अगर आप किसी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पर आपकी पेमेंट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए आईएमएफ ने इसे 1969 में बनाया, जो कि आपका एक रिजर्व है। दे आर नोन एज पेपर गोल्ड, इसे हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं। दे आर नॉट पेपर करेंसी और नोट्स, लेकिन ये ना तो करेंसी है और ना ही आपके नोट्स हैं, क्योंकि ये एक रिजर्व है। दे आर इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अकाउंट इन विच द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द आईएमएफ आर केप्ट। देख सकते हैं क्या ये फाइनेंशियल एक यूनिट है इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंट की, जिससे आईएमएफ आपका जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करता है फाइनेंशियली, इसी के अंदर अपनी उन ट्रांजेक्शन्स को इसी की फॉर्म में रिकॉर्ड करता है, इसी यूनिट का यूज़ करके। SDR easily converted by any national currencies for trade. The value of SDR depend on 5 currencies. अब अगर आप किसी भी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हो तो आप अगर आपके पास SDR है, या कह सकते हैं ये 5 कंट्रीज़ आपको दे रखी है, इनकी करेंसीज है यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज़ युआन, पाउंड एंड जापानीज येन। अगर आपके पास SDR है, SDR जो होता है डिपेंड करता है कि इनके ऊपर, इन 5 करेंसीज की वैल्यू के ऊपर। अगर आप ये 5 करेंसीज आपके पास हैं, या कह सकते हैं हम SDR है आपके पास, तो आप किसी भी नेशंस के साथ इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड में अपनी करेंसी को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उसके साथ। तो ये 5 करेंसी क्या कहलाती हैं? दिस इज आल्सो नोन एज बकेट ऑफ करेंसीज। तो इन 5 करेंसीज को बकेट ऑफ करेंसीज भी कहा जाता है, और इन्हीं को हम कहते हैं SDR। तो हमने SDR देख लिया कि SDR एक तरह का एक रिजर्व है जिसे आईएमएफ ने 1969 में बनाया था, किसके लिए? टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। ये ना तो कोई पेपर करेंसी आपकी या ना कॉइन है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं? पेपर गोल्ड कहते हैं। और आईएमएफ इंटरनेशनल लेवल पे जितने अकाउंट्स से रिलेटेड काम करती है या अपने ट्रांजेक्शन्स होती है, उन सभी को SDR की यूनिट में ही रिकॉर्ड करती है। SDR को आप किसी भी कंट्रीज़ की करेंसी से ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो SDR की वैल्यू होती है वो आपकी 5 करेंसीज पे डिपेंड करती है, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज़ युआन, पाउंड एंड जापानीज येन। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है आईएमएफ का। तो सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सबसे पहले उनके कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसमें भी हमारा वही है, सबसे टॉप लेवल पे आता है हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर। The Board of Governor is the highest decision-making body of IMF. The governor is appointed by the member country and is usually the Minister of Finance or the head of the central bank. तो इसे कौन अपॉइंट करता है? जितनी मेंबर कंट्रीज, हर कंट्रीज का एक कह सकते हैं कि उनकी कंट्री उन्हें चूज करके, या उनके सेंट्रल बैंक का फाइनेंस मिनिस्टर या हेड बैंक का वो होता है, हर कंट्री से एक सिलेक्टेड होता है, और वो सभी का ग्रुप मिलके वोटिंग के थ्रू या अपने राइट्स के थ्रू किसको सिलेक्शन करते हैं, किसको चूज करते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को। अब इसके दूसरा बात आता है आपका मिनिस्ट्रियल कमिटीज। द आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इज एडवाइज्ड बाय 2 मिनिस्ट्रियल कमिटीज, द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी एंड द डेवलपमेंट कमेटी। IMFC has 24 members drawn from the pool of 186 governors. तो देख सकते हैं IMF has 24 members drawn from the
पूल ऑफ 186 गवर्नर्स। आईएमएफ के जो 24 मेंबर्स से कहाँ से आए हैं, 186 गवर्नर्स के थ्रू आए हैं। तो आप डीप में देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आईएमएफ, द वर्क ऑफ अ फंड इज कैरिड बाय अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अ मैनेजिंग डायरेक्टर and staff including 3 deputy managers, managing directors, 22 directors, a secretary, treasurer, a special advisor to the managing director, 2 consultants, 1 economic and another legal। ये इतने सारे कह सकते हैं कि पर्सन्स या एंटिटीज इंक्लूड होती हैं किसी भी फंड से रिलेटेड काम करने के लिए जो आपका आईएमएफ के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, या जो कहते जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है, जो डिसीजन होते हैं नॉर्मली उन सभी के अंदर। द बोर्ड ऑफ द गवर्नर इज द हाइस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द आईएमएफ। अब जो डिसीजन लेने का सबसे हाईएस्ट राइट होता है, या जो मेंस हर जगह अप्लीकेबल होता है, या सबसे टॉप लेवल पे होता है जो डिसीजन मेकिंग के लेवल पे, वो होता है हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, इस कंसिस्ट ऑफ 1 गवर्नर एंड 1 अल्टरनेट गवर्नर फॉर ईच मेंबर कंट्रीज। The governor is appointed by the member country and is usually the minister of finance or the head of the central bank। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को किस तरह चूज करते हैं हम, अपने गवर्नर्स उसे चूज करते हैं ऑल कंट्रीज मेंबर्स के, जितनी भी आपकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके गवर्नर्स मिल के इसे चूज करते हैं। और वो गवर्नर्स कहाँ से आते हैं, या तो मेंबर कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं या उनके सेंट्रल बैंक के हेड होते हैं। द डेली बिजनेस इज कंडक्टेड एट इट्स हेडक्वार्टर। डेली बिजनेस जो भी काम होता है इसका हेडक्वार्टर से ऑपरेट होता है, जो कि आपका वॉशिंगटन डीसी में है। बाय एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 24 डायरेक्टर्स। तो क्या है, 24 डायरेक्टर्स के थ्रू इसके सारे जो काम मैनेज किए जाते हैं इसके हेडक्वार्टर से। चेयर्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, जो उनका हेड होता है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, और उसके अंडर काम करते हैं 24 एग्जीक्यूटिव बोर्ड डायरेक्टर्स, या कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव्स। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड एक्ट एज द मेंबर रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक डिसीजन ऑन जनरल पॉलिसीज एंड मेक रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑन मैटर्स दैट रिक्वायर अ वोट ऑफ द गवर्नर, सच एज द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड इंक्रीज द फंड ऑफ आईएमएफ। इसमें क्या, अगर आपको किसी नए मेंबर कंट्रीज को इसमें पार्ट ऐड करना है या आपका फंड इंक्रीज करना है, तो आपको वो कह सकते हैं उस पॉलिसी को या उस वर्क को, उस डिसीजन को कौन लेगा। द बोर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड एक्ट एज अ मेंबर रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक डिसीजन ऑन जनरल पॉलिसीज, रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑन द मैटर्स। तो कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रिकमेंडेशन के बाद ये किसी भी कंट्रीज को उसका नया मेंबर बनाते हैं, या उसका जो फंड होता है उसे रेज करते हैं। कौन, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स। किसकी, आपकी किसके रिकमेंडेशन पे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रिकमेंडेशन पे। यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस एंड जापान हैविंग द हाईएस्ट कोटा इन वोटिंग पावर। इसमें होता है कि जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा, जितना ज़्यादा कोटा होगा, उसकी पावर उतनी ही होगी वोटिंग की। तो ये 5 कंट्रीज है जिनकी हाईएस्ट पावर है वोटिंग की आईएमएफ के अंदर, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड जापान। हम देखते हैं द इंटीरियम कमेटी, अ 22 मेंबर मिनिस्ट्रियल लेवल ग्रुप दैट इज पैरेलल टू द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यूजुअली मीट्स ट्वाइस अ ईयर। इट रिवाइव world economic conditions, the international monetary system, the operation of adjustment process and the role of fund। अब जो आपके 22 मेंबर्स होते हैं मिनिस्ट्रियल लेवल के, किसके बराबर होते हैं, आपको एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पैरेलल ही काम करते हैं, या कहते हैं उसी लेवल पे काम करते हैं, और इनकी मीटिंग होती है 1 साल में 2 बार। ये आपको देखते हैं कि वर्ल्ड की या कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही है, आपका जो इंटरनेशनल मॉनेटरी आप सिस्टम्स है वो किस तरह ऑपरेट हो रहा है, उसमें कोई चेंजमेंट की नीड है या नहीं है, आप जो फंड प्रोवाइड कर रहे हो उसका वो नेशंस यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लास्ट आता आपका आर डेवलपमेंट कमेटी, ऑल्सो नोन एज जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड द फंड ऑन द ट्रांसफर ऑफ रियल रिसोर्सेज टू डेवलपिंग कंट्रीज। It is concerned with development policy issues and financial requirement। डेवलपमेंट कमेटी जिस नाम से देख सकते हैं आप, डेवलपमेंट, तो इसका नॉर्मली क्या इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को बनाना या उनमें कोई इश्यूज़ है उसको क्लियर करना या सोल्व करना, किसके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। और इसे हम जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी भी कहते हैं। तो आई होप आपका ये
IMF आपका कंप्लीट होता है। इसके आगे का चैप्टर वर्ल्ड बैंक वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि लेक्चर आपका बहुत लंबा हो चुका है। तो अभी तक आपको जितना बताया है, समझाया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके आगे का लेक्चर हम बहुत जल्दी ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।